इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण की तैयारी कैसे की जाती है। आपने कभी भी किसी भी संस्था का अंकेक्षण कार्य नहीं किया है तो आपको तैयारी क्या करनी होगी, आप कैसे किसी संस्था का अंकेक्षण करेंगे, यानी कि आप पहली बार कहीं पर अंकेक्षण का कार्य करने जा रहे हैं, जांच का कार्य करने जा रहे हैं पहली बार। ऐसा नहीं है कि नई संस्था खुली है, नई संस्था नहीं खुली है, संस्था पहले से चल रही थी, आपको जाना है, आपके लिए नया होगा तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा मैंने हेडिंग वाइज लिखा है, इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आप हमारे यह वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या कहा है, नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण की तैयारी। पहला, नियुक्ति पत्र की जांच करना। नियुक्त पत्र की जांच करने का मतलब होता है अंकेक्षक को सर्वप्रथम अपनी नियुक्त पत्र की जांच करके कार्यक्षेत्र पारिश्रमिक की जानकारी ले लेनी चाहिए। कोई अंकेक्षक है, आप अंकेक्षक है, आपको जो नियुक्त किया गया है अंकेक्षण के कार्य के लिए, आपको सबसे पहले पैसा वैसा के बारे में पता कर लेना चाहिए, कितना पैसा देंगे, ठीक, और कितना काम करवाएंगे इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है, अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है कि नहीं है। पहला नंबर, नियुक्ति पत्र की जांच करना। नियुक्त पत्र की जांच करने का मतलब होता है आपको अंकेक्षण के कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको करना है, काम के लिए कहा गया है अपने कार्य क्षेत्र कितना काम कराएंगे, नहीं तो ले जाएं चपरासी वाला काम कराने लगे। ऐसा नहीं है, अंकेक्षक हैं आप, आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे खातों की जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ले गए भैया लेजर जर्नल ट्रायल बैलेंस सब बनाओ, ये कार्य आपका नहीं होता है। अंकेक्षक का कार्य क्या होता है, जांच करना। किसकी जांच करना, जर्नल बना है, लेजर बना है, ट्रायल बैलेंस बना है, बैलेंस शीट बनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना है, इसकी जांच करेंगे, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गबन तो नहीं हुआ है, कोई कपट तो नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भी पता कर लो कितना पैसा दोगे, कंपनी कितना पैसा देगी, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। ये भी जान लेना चाहिए अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है कि नहीं है। और ये भी जान लेना चाहिए जो अंकेक्षण का नियुक्ति पत्र मिला है अंकेक्षक के कार्य के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं कि नहीं है उस पर। दूसरा नंबर, पूर्व के अंकेक्षक को सूचना प्रेषित करना। आप पहली बार अंकेक्षण कार्य करने गए हैं, इसके पहले उस संस्था में कोई अंकेक्षण का कार्य कर रहा होगा, करता रहा होगा। सोचो, आप किसी संस्था में पहली बार अंकेक्षण करने गए हैं, जांच करने गए हैं, आपके पहले कोई अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य कर रहा होगा, करता रहा होगा, उसने छोड़ दिया तो आपको बुलाया गया, या उसको हटा दिया गया तो आपको बुलाया गया। तो आप क्या करेंगे, चिट्ठी लिखिए, पत्राचार करिए और संबंधित सूचनाएं उस अंकेक्षक से आप प्राप्त कर लें। पहला भैया निर्धारण कर लो कितना पैसा मिलेगा, कितना काम करना पड़ेगा। फर्जी तो नहीं नियुक्त कर दिए हैं अंकेक्षक को, जिम्मेदार पदाधिकारी के हस्ताक्षर है कि नहीं है। दूसरा नंबर क्या करना पड़ेगा, आपसे पहले जो अंकेक्षण का कार्य करता रहा होगा उससे बातचीत कर लीजिए, पत्राचार कर लीजिए, आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर लीजिए। भैया आपने काहे छोड़ दिया,
ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किस लिए छोड़ दिया, कारण भी पूछ लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र का निर्धारण अंकेक्षण का सबसे पहला कार्य होता है, और कार्य क्षेत्र का निर्धारण अंकेक्षक का सबसे पहला कार्य होता है। जब आप किसी संस्था में जाएं अंकेक्षण करने के लिए, तो आपको जब नियुक्त किया जाए, आप उससे पूछ लो कि लेखांकन वाला तो कार्य हमसे नहीं करवाओगे। लेखांकन का मतलब लेखापाल वाला काम, जो जर्नल बनाता है, जो लेजर बनाता है, जो ट्रायल बैलेंस बनाता है, वो वाला तो काम हमसे नहीं करवाओगे। करवाओगे तब भी बता दीजिए। जब वो वाला कार्य भी करवाओगे तो उसका पारिश्रमिक अलग से लिया जाएगा। जब अंकेक्षण के कार्य का काम करवाओगे तब उसका भी पारिश्रमिक अलग से लिया जाएगा। सबसे पहला काम कार्य का निर्धारण। सीए जो होता है, अकाउंटेंट वाला अगर कार्य करेगा तो उसकी बात भी ध्यान में रखनी होगी आपको। अगला नंबर, संस्था के स्वभाव का अध्ययन। आप किसी संस्था में जा रहे हैं अंकेक्षण का कार्य करने के लिए, तो उस संस्था का स्वभाव का अध्ययन भी आपको कर लेना चाहिए। जैसे आप गैर व्यापारिक संस्था का करने जा रहे हैं, तो गैर व्यापारिक संस्था के बारे में आपको जानकारी एक बार फिर से दोहरा लेनी चाहिए। क्या क्या नियम लगते हैं, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, जो वकील बनता है, जिंदगी भर पढ़ता रहता है, लिखता पढ़ता रहता है, टीचर लिखता पढ़ता रहता है, अध्ययन आता रहता है। तो अगर आप किसी संस्था में अंकेक्षण करने के लिए जा रहे हैं, अगर वह बैंकिंग संस्था है तो बैंकिंग के पूरे नियम का अध्ययन कर लीजिए। अगर आप गैर व्यापारिक संस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहां पर दूसरा नियम लगता है। अगर आप कंपनी का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहां पर दूसरा नियम लगता है। अगर आप साझेदारी का अंकेक्षण करने जा रहे हैं तो साझेदारी में अलग लगता है। एकाकी व्यापार का करने जा रहे हैं तो एकाकी व्यापार का अलग लगता है। होटल में, सिनेमा में करने जा रहे हैं तो कुल अलग है, सबकी अलग लेखांकन प्रणाली है। इस बात का अध्ययन आपको जरूर करना होगा। अगला है लेखाकर्म की पद्धति का अध्ययन। लेखाकर्म की पद्धति का अध्ययन, ध्यान दीजिए, हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते हैं, और जो छात्र इंटरमीडिएट में कॉमर्स पढ़े होंगे उनको मिला होगा एक भारतीय बही खाता प्रणाली, जिसमें सब कुछ एकदम 100% हिंदी में ही लिखा जाता है, पेज ओज मोड़ के लिखा जाता है। उसे कहते हैं भारतीय लेखा प्रणाली पद्धति। एक होता है महाजनी लेखा प्रणाली पद्धति। तो आपको ये भी पता कर लेना चाहिए कि इनके व्यवसाय में, जिस व्यवसाय में आप अंकेक्षण के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उस व्यवसाय में दोहरा लेखा प्रणाली रखी जाती है कि एक हरा लेखा प्रणाली रखी जाती है कि महाजनी सिस्टम रखा जाता है। उसका भी अध्ययन एक बार कर ले। लेखा पुस्तकों की सूची प्राप्त कर ले। लेखा पुस्तकों की सूची का मतलब होता है प्रत्येक व्यवसाय में कई प्रकार की लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। कई प्रकार का मतलब, जैसे एक तो जर्नल होता है, लेजर भी होता है, क्रय पुस्तक अलग से रखी जाती है, विक्रय पुस्तक रखी जाती है, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, पिटी कैश बुक ना, कई प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है। आप पढ़े होंगे जर्नल के बाद लेजर, उसमें सहायक पुस्तकें वगैरह, कई प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं। सभी पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगला है तकनीकी जानकारी। तकनीकी जानकारी में क्या कह रहे हैं, जिस संस्था का अंकेक्षण करना हो उससे संबंधित तकनीकी जानकारी आवश्यक होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको गैर व्यापारिक संस्था का अंकेक्षण करना है तो उसमें जो तकनीकी जानकारी है, जो एडजस्टमेंट होते हैं, उसका ज्ञान होना जरूरी है। मतलब ज्ञान तो रहता ही है सीए को, लेकिन उसका अध्ययन करना पड़ता है, भूल जाते हैं ना। उसके बाद अगर कंपनी का अंकेक्षण करना है, मैन्युफैक्चरिंग का करना है, या सेवा प्रदान वाली कंपनी का करना है, उसकी तकनीकी जानकारी, कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए हमको, आपको 100% थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, तो उसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है। अगला होता है अंकेक्षण का उद्देश्य। बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य होता है सत्यता की जानकारी प्राप्त करना, शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना।
बहुत सी अंशदान कंपनी ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य होता है अपने कंपनियों के अंशों के मूल्य को ज्ञात करना, अंशों के मूल्य को ज्ञात करना और ख्याति का मूल्यांकन निर्धारित करना, संस्था के लिए छल कपट की जानकारी प्राप्त करना, समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित हस्ताक्षर के नमूने से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। ध्यान दीजिए क्या कहें, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कई उद्देश्य होते हैं। कंपनी के अंशों का नया मूल्य निकालना है, कंपनी को लाभांश घोषित करना है वर्ष के बीच में या वर्ष के अंत में, कंपनी को सत्यता की जांच करानी है, कपट की जांच करानी है, गबन की जांच करानी है। अलग अलग बहुत से उद्देश्य हैं, उद्देश्य में मैंने आपको बताया है। अगला है संस्था के अधिकारियों के नाम। जितने भी संस्था के आप अधिकारी हैं संस्था में लगे हुए, सबका नाम नोट कर लो, नाम पता सब लिख लो, हस्ताक्षर उनके अधिकार उनके कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण आपके ही द्वारा किया जाएगा। आप अंकेक्षक हैं। कर्मचारियों के बीच कार्य वितरण प्रणाली। कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करता है, कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करता है, एक अंकेक्षक को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उसी से संबंधित, अगर उस विभाग से संबंधित कोई काम है तो उसी कर्मचारी से पूछा जाएगा। आंतरिक रोग प्रणाली की जांच करना। आंतरिक रोग प्रणाली का मतलब होता है आंतरिक रोग कुशल एवं प्रभावशाली प्रणाली गलतियों व छल कपट की संभावनाओं पर रोक लगा देती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत एक कर्मचारी का काम दूसरी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक को लिखित रूप में विवरण लेकर आंतरिक रोग प्रणाली की जांच करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, संस्था में कई स्तर के कर्मचारी होते हैं। एक होता है ए कैटेगरी का, एक होता है बी कैटेगरी का, एक होता है सी कैटेगरी का। कभी कभी होता है संस्था के अंदर ही जांच की जाती है। ए बी सी कैटेगरी के अगर कर्मचारी हैं तो ए वाला बी का करेगा, बी वाला सी का करेगा। तो इसकी भी पूरे विवरण को आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, इसी कोई जांच हुई है तो। गत लेखांकन, लेखा लाभ हानि विवरण। देखो, गत वर्ष में जो लेखांकन हुए हैं, जो पुराना वाला अंकेक्षक करके गया है, उसकी बैलेंस शीट, उसका लाभ हानि विवरण, उसके लेखे से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अस्थायी अंकेक्षण फाइल तैयार करना। ऐसा अंकेक्षण फाइल तैयार करना चाहिए जो आने वाले समय में कार्य क्षेत्र से संबंधित, कंपनियों के विवरण एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सके। अस्थायी मतलब आने वाले समय में जो जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। अगला है आवश्यक प्रपत्रों का अध्ययन करना। आवश्यक प्रपत्रों का मतलब होता है कंपनी अगर कोई है उसमें आवश्यक प्रपत्र में पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, प्रविवरण है, उन सभी का अध्ययन करना चाहिए। अगर साझेदारी है तो साझेदारी में साझेदारी संलेख होता है, उनका अध्ययन करना जरूरी होता है। अगला है प्रबंधकीय नीतियों का अध्ययन करना। प्रबंधकीय नीतियों के अध्ययन में जैसे मतलब स्टॉक का भुगतान, स्टॉक कितना है, बोनस कितना दिया गया है, ग्रेच्युटी कितना दी गई है और पेंशन का भुगतान कितना किया गया है और संबंधी वे जो किए गए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। अंकेक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें हम आपको आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे अंकेक्षण का कार्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का बंटवारा कैसे किया जाता है और कर्मचारी के उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित किए जाते हैं। अगला है कार्य प्रारंभ होने की तिथि को निर्धारित करना। जब से आप अंकेक्षण का कार्य करने जा रहे हैं उसकी तिथि भी आपको लिख लेनी पड़ती है। अगला है नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देना। जो आपको नियोक्ता है, आपका नियोक्ता है, अगर आपके जांच करते समय कोई कमी है, कोई कमी आपको मिलती है तो आप उसे क्या कहते हैं, उसको नियोक्ता को बताएं। अगला होता है अंकेक्षण के कार्य का विभाजन। अंकेक्षण के कार्य का विभाजन। अपने नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देने के बाद अंकेक्षक को अपने सहायकों के बीच दक्षता एवं कुशलता के अनुसार कार्यों का बंटवारा भी कर देना चाहिए। नियोक्ता का निर्देश देने में इसमें कई पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला है जैसे शेष निकाला जाए, तलपट तैयार किया जाए, लेनदारों और देनदारों की सूची तैयार की जाए, अस्थायी व्यय एवं पूंजीगत व्यय
को कहाँ लिखा जाए, इन सब के बारे में सूचना देना होता है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ।